नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव के ठीक 4 दिन बाद नायडू बाबू ने दिल्ली दरबार से ऐसी डिमांड कर दी कि आज की तारीख में पूरी मोदी सरकार में हड़कंप है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट देने की कीमत वसूल रहे हैं मोदी शाह से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई कीमत वसूली जा रही, लेकिन सच्चाई ये, जमीनी हकीकत ये है कि नायडू बाबू की यानी नायडू सरकार की मोदी से डिमांड हर महीने बढ़ती जा रही है, बल्कि यूं कहूं आसमान छू रही है। और सच्चाई ये भी है कि जिस वक्त पूरे उत्तर भारत में, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो या बाकी राज्यों, जहां बाढ़ का जबरदस्त प्रकोप है, तबाही है, हजारों हजार लोग बेघर हो रहे हैं, राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है लोगों की मदद करने के। ऐसे वक्त पर नायडू बाबू मोदी सरकार से हजारों करोड़ रुपए की डिमांड रख रहे हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी डिमांड पर सरकार झुकती चली जा रही है। और सच्चाई एक और है, बड़ी कड़वी सच्चाई है कि 11 वर्षों में मोदी और शाह के साथ ऐसी सिचुएशन कभी नहीं रही। ना खाते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। यह है हाल नायडू बाबू को लेकर। अब नायडू बाबू को अगर मोदी जी नो कहते, नो, तो फिर सरकार हिल जाएगी अगले ही दिन। और अगर नायडू बाबू की डिमांड पूरी करते हैं, नायडू बाबू के आगे झुकते हैं, तो जितनी बड़ी डिमांड है, जितनी रकम वो वसूलना चाहते हैं सरकार से, तो खजाना ही खाली हो जाएगा। अब दोस्तों, नायडू बाबू इधर कुछ समय से मोदी पर, शाह पर इतना दबाव क्यों बना रहे हैं, इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं, प्रेशर क्यों क्रिएट कर रहे हैं, और वो जो डिमांड है वो बढ़ती क्यों जा रही है, हर महीने बढ़ती जा रही है। और मंत्री हैं वो खुद फ़ोन कर देते हैं, खुद चिट्ठी लिख देते हैं, चाहे निर्मला सीतारमण हो, चाहे पीयूष गोयल हो, चाहे फिर वो गडकरी हो, चाहे फिर वो लल्लन सिंह हो, हर मंत्री को सीधे चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी तो वो इलेक्शन कमीशन को भी सीधे लिखने लगे। ये जो प्रेशर है ये क्यों बढ़ रहा है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पिछले 1.25 साल में जब से ये सरकार बनी है और मिस्टर मोदी नायडू जी की बैसाखी पर आए हैं, तब से नायडू ने कितनी रकम वसूली है, कितनी डिमांड की है, ये जान के आप चौंक जाएंगे। हालांकि लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन 4-5 आंकड़े जरा सुन लीजिए। अब मिसाल के तौर पर अमरावती प्रोजेक्ट, अब ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। अमरावती दरअसल एक नई राजधानी, सिंगापुर जैसी एक नई राजधानी मिस्टर नायडू आंध्र प्रदेश में बनाना चाहते हैं। कितनी रकम डिमांड कर सर? 50,000 करोड़, 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ इनिशियल डिमांड है उनकी। अब आप सोचिए, 50,000 करोड़ बहुत से राज्य सरकारों का बजट नहीं है। उतना सिर्फ अपना सपना पूरा करने के लिए मांग रहे हैं कि अमरावती हमें बनानी है, सिंगापुर बनाना है, 50,000 करोड़ रुपए लगेंगे। आगे और भी मांग सकते हैं, हालांकि टोटल प्रोजेक्ट ऐसा लोग कहते हैं 1 लाख करोड़ है, वो मांग रहे हैं। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, अब ये जो प्रोजेक्ट है, पेंडिंग फंड्स हैं, इसके लिए 3,500 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। स्पेशल असिस्टेंस और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कुछ निवेश हमको राज्य में करना है, उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। बैकवर्ड रीजन डेवलपमेंट पैकेज, अब वो चाहते हैं कि कुछ पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पर वो विकास करें, उसके लिए 7,000 करोड़ का पैकेज हर साल मांग रहे हैं। एवरी ईयर 7,000 करोड़, 7,000 करोड़ रुपए वो मांग रहे हैं। इसी तरह से विशाखापट्टनम में एक स्टील प्लांट है, उस प्लांट को वो रिवाइव करना चाहते हैं, उसके लिए वो 11,440 करोड़ का पैकेज, 11,440, 440 का आप कह सकते हैं करंट है, झटका है वो। दुगारा राजपट्टनम पोर्ट प्रोजेक्ट, अभी एक बंदरगाह पोर्ट बन रहा है, उसके लिए 8,000 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। अब ये 8,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 50,000 करोड़, ये डिमांड बढ़ती जा रही है एवरी मंथ, हर महीने। अब दोस्तों, ताज़ा मिसाल देखिए, ताज़ा मिसाल दरअसल ट्रंप को लेकर है। नायडू बाबू का कहना है कि साहब ट्रंप ने जो टैरिफ भारत पर लगाया है, हालांकि पूरे हिंदुस्तान पर लगाया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब आंध्र प्रदेश को इससे 25,000 करोड़ रुपए का घाटा है, हर साल घाटा है साहब 25,000 करोड़ का, क्योंकि जो किसान हैं या जो फिर मछली पालन में मछुआरे हैं, इनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अब वो चाहते हैं कि इसकी भरपाई, जो 25,000 करोड़ है, इसकी भरपाई मिस्टर नायडू नहीं, मिस्टर मोदी करें, मिस्टर मोदी करें,
मिसेस सीतारमन करें, निर्मला सीतारमन करें, पीयूष गोयल जो वाणिज्य मंत्री हैं वो करें, लल्लन सिंह जो पशुपालन मंत्री हैं वो करें। ऐसे तमाम मंत्रियों को उन्होंने चिट्ठी लिख दी है कि साहब आप इंतज़ाम करिए, फिर से आंध्र प्रदेश को खड़ा करिए, और ये जो ट्रम्प का टैरिफ है उसका कंपनसेशन हमें दीजिए। अब ये कोई मुख्यमंत्री सोचिए, जो मुख्यमंत्री जिनको बाढ़ के प्रकोप का पैसा नहीं मिल पा रहा है, क्या कोई ट्रम्प के टैरिफ का मुआवजा मांगने की हिम्मत कर सकता है? नायडू बाबू कर सकते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि ट्रम्प के टैरिफ से ज़्यादा बड़ा टैरिफ मिस्टर नायडू का है। अब दोस्तों, नायडू बाबू की जो बढ़ती डिमांड है हर महीने, उसमें सरकार इसलिए फंसती जा रही, मोदी शाह इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि अगर राज्य सरकारों की डिमांड पूरी करें और नायडू की तरफ ना देखें तो सरकार पर आंच आ रही है, और अगर नायडू की डिमांड पूरी करें तो बाढ़ के इस प्रकोप में, जहां पर राज्य सरकार के खजाने खाली हो रहे हैं, पैसा नहीं है लोगों की मदद करने के लिए, अगर तब नायडू की मदद की जाती है तो बहुत सी राज्य सरकारें जिसमें बीजेपी की अपनी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहां भी मैसेज गलत जाएगा। ये स्थिति है। अब दोस्तों, इसी सिलसिले में बीजेपी के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, कुछ नेताओं से बात हुई, और उनका ये कहना था कि मोदी जी के इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि नवंबर तक नायडू को टच ना करें। नवंबर तक, आने वाले नवंबर तक नायडू साहब को टच ना किया जाए। जो मांग रहे हैं उनको गुड ह्यूमर में रखिए, अगर हो सकता है तो उनकी डिमांड पूरी करें, लेकिन उनको नाराज़ नहीं करना चाहते मोदी और शाह नवंबर तक। अब नवंबर के महीने में बिहार चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, और यही नवंबर का महीना नायडू बाबू ने भी चुन रखा है, उसका इंतज़ार नायडू को भी है। नतीजे क्या होंगे, क्या बीजेपी के हाथ से बिहार निकलता है, और अगर बिहार निकलता है तो जेडीयू जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतर जाएंगे, और उनके उतरते क्या जेडीयू टूटेगी, और जेडीयू टूटेगी, एक बैसाखी जब हिलेगी तो नायडू बाबू क्या फैसला करेंगे। मुझे लगता है कि नायडू बाबू के जहन में क्या चल रहा है इस वक्त, इसकी बड़ी ज़रूरत है इसको समझने की। और आज नायडू बाबू को पिछले 30-35 वर्षों से बहुत करीब से जानने वाले आंध्र प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ, आप कह सकते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट राजशेखर राव साहब, मैंने इनको बुलाया है। जहां नायडू बाबू का गांव है, घर है, उससे कुछ दूरी पर इनका गांव घर है। हैदराबाद में रहते हैं, विजयवाड़ा में रहते हैं, लाइव हो रहे हैं हमारे साथ आंध्र प्रदेश से। इनको सुनिए और साथ में आप उमाकांत जी को सुनिए। नायडू क्या करने जा रहे हैं नवंबर में। राव साहब, भाई आपका तो गांव जो है विजयवाड़ा, वो नायडू बाबू के गांव से कुछ दूरी पर है। आप हैदराबाद में नायडू को आप इतने वर्षों से जान रहे हैं और आंध्र प्रदेश की सियासत को बहुत गहराई से समझते हैं। मुझे ये बताइए कि उपराष्ट्रपति चुनाव खत्म होते होते ये जो 25,000 करोड़ की फरमाइश, 25,000 करोड़, 25 लाख नहीं साहब, 25 करोड़ भी नहीं, 25,000 करोड़ की जो फरमाइश है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है दीपक जी कि चंद्रबाबू नायडू आज ऐसी स्थिति में है, आप वो एक तरफ मोदी को बिठा के, दूसरी तरफ राहुल गांधी को बिठा के बोल सकते हैं हाँ भाई अपनी बोली बोलो, आप क्या दोगे, आप क्या दोगे, आपकी क्या मेरे को दे सकते हैं, बल्कि इतनी मजबूत स्थिति हो गई है कि चंद्रबाबू नायडू जिधर चाहे उधर सरकार बना सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं, सरकार बना भी सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक सवा साल में वो आ गए हैं। आंध्र प्रदेश की कर्जा के बारे में आपने जो कहा, चंद्रबाबू नायडू जब सत्ता में आए उस समय 8 लाख करीब था, उनके आने के बाद में 2.25 लाख करोड़ का कर्जा ऑलरेडी ले चुके हैं। 2.25 लाख करोड़ का कर्जा चंद्रबाबू नायडू पिछले 15 महीनों में ले चुके हैं केंद्र सरकार से। मतलब जगन मोहन रेड्डी के टेन्यूर में औसतन एक महीने में 5,500 करोड़ का लोन लेते थे, तो चंद्रबाबू नायडू 15,000 करोड़ का लोन ले रहे हैं औसतन एक महीने में, 3 गुना ज्यादा। इसके बावजूद चंद्रबाबू नायडू को फंड डेफिसिट है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई अब मोदी का गिरावन पकड़े हुए चंद्रबाबू नायडू, भाई तुम क्या ऑफर करोगे, क्या ऑफर कर सकते हैं, मेरी ये डिमांड है, नहीं तो मेरे सामने एक और ऑप्शन है। मतलब एक तरफ पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग भी कर सकते हैं हम। चंद्रबाबू नायडू उस स्थिति में आ गए हैं। मतलब भले उनके पास 16 उनके और 2 पवन कल्याण के सांसद हो, लेकिन उनकी स्थिति इतनी मजबूत हो गई है पिछले 2-3 महीनों में
कि वो जो चाहे मनवा सकते हैं, जो चाहे डिमांड चाहे। करके मोदी को मनवा सकते हैं। राव साहब कह रहे हैं कि भाई एक ऐसे मंच पर, एक ऐसे मोड़ पर नायडू खड़े हैं कि जो चाहें मतलब आप कह सकते हैं जो डिमांड कर देंगे वो मोदी उनको दे देंगे। अगर नहीं देते, मोदी ने जैसे ही अपना एटीएम बंद किया वैसे ही आप अगली चाल नायडू बाबू की देख सकते हैं। और जैसा इन्होंने कहा कि नायडू बाबू वो शख्स हैं, वो नेता हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिधर पाला बदलेंगे सरकार उधर बन जाएगी, ये उनका कहना है। एक सवाल जो लखेड़ा साहब कि आपको जी। क्या लगता है कि जो नायडू हैं वो सीधे-सीधे उपराष्ट्रपति चुनाव में इस तरह की बातें थी कि भाई तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु प्राइड के नाम पर जस्टिस रेड्डी को कहीं न कहीं क्रॉस वोट कर सकती। ऐसा नहीं हुआ, ये हमने देखा। क्या नायडू उसकी कीमत माँग रहे हैं मोदी से? कि देखिए हमारे 16 के 16 सांसद आपके साथ गए, हम पर बहुत प्रेशर था आंध्र प्रदेश का, हम पर बहुत प्रेशर था तेलुगु पॉलिटिक्स का, लेकिन हम नहीं गए जस्टिस रेड्डी के साथ। क्या ये जो 25,000 करोड़ है, ये नायडू बाबू की एक तरह की वसूली है, राजनीतिक वसूली है? क्योंकि ठीक उपराष्ट्रपति की बात माँग रहे हैं। और क्या नायडू का ये मिजाज है कि पैसा देते रहो, फंड देते रहो, जब तक पैसा देते रहोगे, समर्थन मिलता रहेगा। पॉलिसी क्या है नायडू की? देखिए, चंद्रबाबू नायडू मंजा हुआ पॉलिटिकल खिलाड़ी है एंड मुझे बहुत क्लियर हूँ इस मामले में कि चंद्रबाबू नायडू ने के सामने जब ऑप्शन था कि भाई सरकार को बीजेपी के साथ दोस्ती करने का, उनको ये बात पता लग गई थी कि दोबारा बीजेपी ही 2024 में पावर में आने वाली है, तो उनको लगा कि भाई इनके साथ रह करके हमारा फायदा है। और वो जो इसको ब्लैकमेल कह सकते हैं आप, इनको एक्सटॉर्शन कह सकते हैं आप, इसको ऐसा हार्ड बार्गेनर, चंद्रबाबू नायडू जैसा हार्ड बार्गेनर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ रहा है। और ऐसी हालात है कि चंद्रबाबू नायडू को अगर आप खुला खजाना खोल देते हैं, पूरा पिटारा खोल देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो बाकी राज्य क्या करेंगे? बगल में तेलंगाना है, बगल में तमिलनाडु है, बगल में केरल है, बगल में कर्नाटका है। इवन इवन मोदी के अपने राज्य गुजरात में सबसे बड़ा असर जो वहां जो व्यापार कारोबार ठप हुआ है, तमाम तरह के सूरत में जो हीरा कारोबारी जितने हैं उनकी तो भद्द पिट गई बुरी तरह। अब राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और बाढ़ वाले जो ग्रस्त क्षेत्र है उनकी तो बात ही मत कीजिए। और सबसे बड़ी चीज है कि बिहार जो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय डू एंड डाई है, ऐसे मौके पर चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से अपने डिमांड रख रहे हैं, कर रहे हैं, और डिमांड छोटी मोटी थोड़ी है भाई। आप अगर 25,000 करोड़ रुपए मांगेंगे और कहेंगे अभी दीजिए हमको, ये कहां से देंगे? इनका तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो दिवालिया पड़ने की स्थिति है पूरा। तो ऐसी दशा में मुझे ही नहीं लगता कि ये डिमांड पूरी कर पाएंगे, और चंद्रबाबू नायडू इनको लगातार ब्लैकमेल करेंगे। चंद्रबाबू नायडू चुप बैठने वालों में से नहीं है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की स्टेट में अपनी सरकार है, कंफर्टेबल है। और ये जो टैक्टिस है चंद्रबाबू नायडू की, ये पहले भी वो करते थे और आज भी करेंगे और कल भी करते रहेंगे। जब तक वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते रहेंगे, पूरी कीमत वसूलेंगे, दुगनी कीमत वसूलेंगे, और मौका लगेगा तो चौगुनी कीमत भी वसूलेंगे। सपोर्ट चाहिए तो पैसा दो। और ये दिन दूर नहीं है, मैं आपको बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू भी किसी दिन अल्टीमेटम दे दें कि आप पैसा दो तो हम सपोर्ट करें। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू बिहार के चुनाव के नतीजों की इंतजार कर रहे हैं बड़े चुपचाप बैठ के। जी राव साहब, क्या आपको लगता है कि चंद्रबाबू नायडू की जो सियासत का जो फार्मूला है या उनका सियासी मिजाज है, उनकी जो अप्रोच है वो ये है कि भाई ये क्राइसिस खड़ी कर देते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में क्राइसिस खड़ी हो गई उपराष्ट्रपति चुनाव में, क्योंकि जो उम्मीदवार था विपक्ष का वो आंध्र प्रदेश से था, वो तेलुगु प्राइड पे था, तेलुगु अस्मिता पे था। और ऐसा मोदी और शाह को लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि नायडू बाबू क्रॉस वोट कर दें। और नायडू बाबू ने क्राइसिस खड़ी करी। क्राइसिस के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ, मोदी जी के जो कैंडिडेट थे उनको भरपूर वोट मिले, और उसके बाद हम देखते हैं 25 करोड़ की डिमांड। क्या हर क्राइसिस, या यूं कहूं मैं कि पहले नायडू क्राइसिस खड़ी करते हैं और उसके बाद में उसी क्राइसिस को कैश कर लेते हैं? क्या ये स्ट्रेटेजी है उनकी? करेक्ट सर, दीपक शर्मा सर, आपने कहा कि ये जो लॉयल्टी दिखाई है उसकी रॉयल्टी मांग रहे हैं। क्या ये लॉयल्टी की रॉयल्टी मांग रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। लॉयल्टी की रॉयल्टी मांग रहे हैं? जी। ओके ओके। और तो ऐसा बता ही रहे हैं जी, कि अगर आप मेरी लॉयल्टी का आप
ठीक तरीके से रॉयल्टी नहीं दे पाए, मुझे रॉयल्टी देने वाले कोई और भी है, वो भी दिखा रहे हैं। ओके। एक ना मतलब उनका इशारा किसी और तरफ भी, अगर आप रॉयल्टी देने में आप चूकेंगे तो मुझे रॉयल्टी देने वाले और भी है, आप देंगे या नहीं देंगे। तो एक तरफ का आर्म ट्विस्टिंग कह लीजिए या ब्लैकमेलिंग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आज जिस परिस्थिति में चंद्रबाबू नायडू है, एक मान लीजिए दो बिल्लियों के बीच में झगड़ा हो गया तो बंदर जैसे तराजू में रोटी तोड़ के बांट रहा है, उस बंदर के पोजीशन में आ गए चंद्रबाबू नायडू। राव साहब, क्या मैं ये मानूं कि नायडू साहब की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि आप हमें पैसे देते रहो, सरकार का फंड देते रहो, बजट देते रहो, आप हमसे सपोर्ट लेते रहो, ये स्ट्रेटजी है कि जिस दिन मोदी ने फंड रोके उस दिन समर्थन भी गया? जी बिल्कुल, हम एक कहावत सुनते रहते हैं, पैसा वसूल हो गया। मतलब हमारा समर्थन का पैसा वसूल करने के चंद्रबाबू नायडू हर एक कोशिश करेंगे कि हमारा समर्थन दिया है तो हमें क्या दे रहे हैं। और आपने कहा कि अमरावती का प्रोजेक्ट का जो है वो एक नया डेवलपमेंट आ गया है। आंध्र प्रदेश के करीब 13 जिलों से लोग चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिख रहे हैं, ये करके चिट्ठी लिख रहे हैं कि क्योंकि आप चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ सरकार बना में उनके समर्थन दे रहे हैं, सीबीआई उधर देख नहीं रही है, इसलिए आप कोर्ट डायरेक्टेड एक सीबीआई जांच बिठा दीजिए अमरावती के ऊपर। एक नया प्रेशर आ गया चंद्रबाबू नायडू के ऊपर। ये आम लोग लिख रहे हैं चिट्ठियां सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को। इसी के चलते चंद्रबाबू नायडू जल्द से जल्द अमरावती प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहते हैं। मतलब इससे पहले कोई जांच शुरू हो जाए उससे पहले वो एक स्ट्रक्चर बना के खड़ा कर देना चाहे ताकि उससे कोई पीछे न हटे। अगर जस्टिस गवाई साहब अगर सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर कर देंगे तो ठप पड़ जाएगी, वो एक चिंता है। तो उसके लिए भी चंद्रबाबू नायडू को ज्यादा से ज्यादा पैसा जल्द से जल्द चाहिए। तो लखड़ा साहब, आपको क्या लगता है कि नायडू, उनके रिश्ते नरेंद्र मोदी से पहले वाजपेयी से भी बहुत अच्छे थे? क्या आपको लगता है कि ये जो नायडू के यानी टीडीपी और बीजेपी के जो रिश्ते हैं वैचारिक रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग है, या सिर्फ आप कह सकते हैं कि ये मॉनिटरी गेन करने के लिए, या तुम हमें पैसा दो हम तुम्हें समर्थन दें? ये रिश्ते पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक हैं, पैसे के रिश्ते हैं, या विचारधारा के रिश्ते हैं नायडू और मोदी के? देखिए, कोई विचारधारा नहीं है। आप एक हाथ से लो और एक हाथ से दो। मुझे याद है फरवरी 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने सपोर्ट कर रहा था। चंद्रबाबू नायडू वाज विद बीजेपी, सेंटर में इसी मोदी सरकार को वो सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि मोदी सरकार को इनके सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, मोदी सरकार तो अपने बल पे बहुमत में थी। तो इन्होंने 18 फरवरी 2018 को जब बजट सेशन की शुरुआत हो रही थी, ऑन द ईव ऑफ बजट सेशन, इन्होंने वहां वार्निंग दे दी थी कि अगर आंध्र प्रदेश के बजट, आंध्र प्रदेश के एलोकेशंस अलग राज्य होने के बाद, तेलंगाना से अलग राज्य होने के बाद, अगर आपने फंड जारी नहीं किए और फंड रोके और हमारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया तो हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे। ये बात बता रहा हूं मैं, जब ये बीजेपी इतनी पावर में थी, पावरफुल थी, बीजेपी अपने इन पर डिपेंडेंट नहीं थी। उस पर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि अगर हमारे फंड रिलीज नहीं हुए तो हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे। आज की हालत ये देखिए कि नो कॉन्फिडेंस के आज तो बैसाखी पर टिके हुए ये। तो अब ये अब इनका जो है ये 1-2 महीने में सब्र का बांध टूटने वाला है इनका। ये माहौल बनाएंगे, बिहार चुनाव नतीजों तक माहौल बनाएंगे और ऐसी नौबत आने में ज्यादा देर नहीं लगने वाली है। आपने वैचारिक बात की, चंद्रबाबू नायडू की कोई विचारधारा नहीं है। हम लोग कभी कभी गलती से उनको सेकुलर बोल देते हैं, कोई वैल्यू नहीं है सेकुलरिज्म का। वो एक उसके पास, मैं आपको बता दूं कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे उनके पास तो ऑटो में चलते थे वो, जब वो पहली बार विधायक बने थे। आज उनके पास जो बेतहाशा प्रॉपर्टी है, बेहिसाब प्रॉपर्टी है, अमरावती के आसपास और विदेशों में जो उनके फंडर्स हैं, उनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। कोई लिस्ट बनाते रहेंगे, वो भी पूरी हो जाएगी। तो आज की तारीख में चंद्रबाबू नायडू कोई टॉलरेट करने को तैयार नहीं है। मैं ये मानता हूं कि जिस दिन पानी सर से गुजर जाएगा, चंद्रबाबू नायडू 2018 रिपीट कर देंगे, धमकी देना शुरू कर देंगे कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे। और ये जो हालात है, ये सरकार तो पूरी तरह उस पर टिकी हुई है, उसके समर्थन से टिकी हुई है पूरी तरह।
जी। बड़ी बात लखेड़ा साहब ने कही। उन्होंने कहा कि 2018 में इन्हीं चंद्रबाबू नायडू ने जब डिमांड्स करी ज़्यादा पैसों की, स्पेशल पैकेज की, और मोदी जब उसे पूरी नहीं कर पाए, वहीं पर उन्होंने एक तरह से समर्थन खींचने की धमकी दी और वहीं से रिश्ते भी टूट गए। ये तो अलग बात है कि 2024 में मोदी को एक बार फिर से ज़रूरत महसूस हुई नायडू बाबू की, दोबारा मोदी झुके, दोबारा मोदी ने हाथ मिलाया, वरना नायडू मोदी को छोड़ चुके थे इसी पैसे के लेन-देन में। और पैसे से लेन-देन का मतलब दोस्तों मैं बता रहा हूँ, रिश्वत की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट फंड्स की बात कर रहा हूँ, बजट एलोकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसी एलोकेशन को लेकर, फंड्स को लेकर नायडू ने समर्थन जो है देना बंद कर दिया था, रिश्ते टूट गए थे। 2018 रिपीट हो सकता है। राव साहब, लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि नायडू उस मिट्टी के बने हैं जहां इमोशंस नहीं है, जहां कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, व्यक्तिगत संबंध नहीं है? आप राज्य की मदद करिए, आप मेरी राजनीति को आगे बढ़ाइए, आप फंड्स देते रहिए। यही क्राइटेरिया है, यही आधार है नायडू का मोदी को समर्थन देने का, इसके अलावा कुछ नहीं है। और वक्त आने पर अगर मौका आता है तो नायडू समर्थन खींच सकते हैं, क्योंकि इस बार जैसा लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि नायडू इस वक्त इस हैसियत में है कि अगर अपनी बैसाखी हटाएंगे तो मोदी 2 कदम आगे चल नहीं सकते। ही इज द किंग मेकर राइट नाउ। तो क्या किसी मौके का इंतजार कर रहे हैं मिस्टर नायडू? सर, आपने इमोशंस और दोस्ती की बात कही तो एक उदाहरण दे दूं। जब चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस पार्टी में थे तब एनटी रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी लॉन्च किया था। उस समय चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मैं अपने ससुर के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा और उसे हराऊंगा। ओके। अगर इंदिरा गांधी जी मुझे परमिशन दे तो मैं अपने ससुर के खिलाफ चुनाव लड़के ससुर को हराऊंगा। ये चंद्रबाबू नायडू के शब्द हैं। चुनाव होने के 15 दिन के बाद वे ससुर के पास आ गए और बैठ गए और घर धीरे जमाई धीरे बन गए। ससुर को हटा दिया। मतलब आप किस एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं? जो जो ससुर अपने बेटी को देके उनको पॉलिटिकल कैरियर दिया, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, फिर बाद में उनको उस ससुर गॉट इट। हटा के कुर्सी छीन लिया, तो क्या देखेंगे? मोदी कौन चीज है? जी जी, एनटीआर रामाराव से बड़े मोदी नहीं है, ये आप कहना चाहिए। राव साहब कह रहे हैं कि भाई मौके का इंतजार है, कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, कोई इमोशनल रिलेशनशिप नहीं, कोई भावनात्मक रिश्ते नहीं है। जब एनटी रामाराव जैसे बड़ी लीजेंड को, फिल्म इंडस्ट्री के लीजेंड, पॉलिटिक्स में आंध्र प्रदेश के लीजेंड, उनको एक झटके में किनारे कर सकते हैं अपने ससुर को, तो फिर मोदी क्या चीज है, ये वो कह रहे हैं। तो सवाल ये है दोस्तों, आखिर में मैं कहना चाहूंगा जो लखेड़ा साहब ने कहा कि नायडू इंतजार कर रहे हैं। नायडू ने अपनी पार्टी की एक मीटिंग में, इंटरनल मीटिंग में ये चीज कही थी कि हमें अभी कुछ नहीं बोलना चाहिए, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे जो भी मामला हो, हमें अभी बीजेपी के साथ रहना है। हमको नवंबर तक का इंतजार करना चाहिए। नवंबर में अगर बिहार में बीजेपी एनडीए हारती है, इस तरह की बात होती, बिहार मोदी के हाथ से निकलता है, जेडीयू टूटती है, तब हम पुनर्विचार करेंगे, तब हम समीक्षा करेंगे, तब हम इस रिलेशनशिप को रिव्यू करेंगे। हम देखेंगे कि क्या नफा है, क्या नुकसान है, तब वो डिसाइड करेंगे। तो नवंबर का इंतजार करते हैं। राव साहब आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। लखेड़ा साहब आपने भी रोशनी डाली, और सही बात है कि जिस शख्स को आप 1996 से जानते हैं, 1996 से 2025 तक आप फॉलो कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा वक्त आपने कहीं ना कहीं दिया है नायडू की रिपोर्टिंग करते हुए। इसलिए जो बातें आपने कही वो आपके दिल से निकली, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मिस्टर लखेड़ा, थैंक यू सो मच मिस्टर राव, आप हैदराबाद से हमारे साथ सीधे जुड़े। थैंक यू सो मच।